दोस्तों, जैसे हमने कहा था, हम पॉलिटी की क्लासेस लेंगे आज से। और आज आपका पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। पढ़ाने का तरीका हमने पहले ही आपको बताया था। हमारी तरीका होगी पीडीपी मेथड से हम आपको पढ़ाएंगे। पी का मतलब पन्ना दर पन्ना। हम भारत का संविधान हमने डाउनलोड किया हुआ है। इसका हम पहला पन्ना खोलेंगे, उसमें दिए हुए सारे शब्दों को आसान भाषा में आपको समझा देंगे। ऐसा करते करते हम पूरे संविधान के सारे पन्ने आपको समझा देंगे सारे। और इन्हीं पन्नों को समझाते हुए हर पन्ने में निहित एक संदर्भ होगा, एक कोई मौलिक अवधारणा होगी। उस मौलिक अवधारणा को भी हम आपको बताते चलेंगे। और जब ये हमारा पूरा क्लासेस ख़त्म होगा तो लगभग संविधान में वर्णित हर ऐसी अवधारणा जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी बेसिक बुक पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं। दैट इज़ अप टू यू। मैं भारत का संविधान, जो कि सरकारी दस्तावेज है, सरकारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इसी को हम लोग पन्ना दर पन्ना पढ़ेंगे और इसी पन्ना दर पन्ना पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान हम लोग लाभान्वित होंगे। तो मैं अपने सीमित ज्ञान के आधार पर आप लोगों को जितना कुछ समझा पाऊँगा मैं समझाऊँगा। और आप लोग को ठीक लगे तो आप इस यात्रा में मेरे साथ रहिएगा और हम अपने पूरे संविधान की यात्रा हम लोग करेंगे। तो ये पहला पन्ना है, इसमें आप जो देख रहे हैं उद्देशिका के बारे में है। तो भारत का संविधान हम पढ़ ही रहे हैं, ये चीज़ बात होती है उद्देशिका की। उद्देशिका को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीएम्बल। उद्देशिका को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उद्देशिका अर्थात उद्देश्य। तो भारत देश आज़ाद हुआ, भारत देश के सभी लोग बैठे, पिछला अपना इतिहास याद किया, किस तरीके से हम गुलाम हुए, किस तरीके से हमारा आर्थिक शोषण हुआ, किस तरीके से हमारा सामाजिक शोषण हुआ, लोगों को जाति प्रथा का दंश झेलना पड़ा, लोगों को आर्थिक शोषण का दंश झेलना पड़ा कि भारत में उत्पादन होता था और सारा आर्थिक लाभ औपनिवेश के तौर पे जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं वो लेके चली जाती थी। और महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, तमाम तरह की बुराइयां थीं। तो हमने एक ऐसे संविधान की संकल्पना की जिसमें इन बुराइयों का अंत हो, फिर से कोई शक्ति भारत पे अपना अधिकार न कर सके। जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं, सामाजिक गैर समानताएँ थीं, असमानताएँ थीं, उनको भी दूर करने का निर्णय लिया गया। तो इन्हीं सभी भारत की उस समय की जनता की जो आकांक्षाएँ थी, वो इच्छाएँ थीं, उनका दर्पण है हमारा संविधान। उनको स्थान देने के लिए हमारा संविधान बनाया गया। इसके लिए सबसे पहले लाई गई उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल वही है कि हमें किन लक्ष्यों तक पहुंचना है, हमारा क्या उद्देश्य है एक नए स्वतंत्र हुए राष्ट्र के तौर पे। और संविधान जो कि हमारी आकांक्षाओं का दस्तावेज था, हमारी इच्छाओं का दर्पण था, इसलिए संविधान में उद्देशिका प्रस्ताव को लाया गया, उद्देश्य शामिल किए गए और वो संविधान का हिस्सा बने। हाँ लो, ठीक है, कोई नहीं, हम तो रेडी हैं, कभी भी आ जाएं। ठीक है ना, ठीक। तो सबसे पहला शब्द है हम का मतलब हम कौन? हम भारत के लोग। यानी कि संविधान का निर्माण भारत के सभी लोग मिलके कर रहे हैं। भारत को कैसा बनाना है वो आगे इसमें लिखा गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब जो अपने आप में संप्रभु हो। किसी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप हम भारत के आंतरिक मामलों में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा देश हमको बनाना है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हुआ। समाजवादी यानी जो संसाधन हैं, उत्पादन के साधन हैं, आर्थिक संसाधन हैं, उन पे समाज का नियंत्रण भी रहेगा कि सारा कुछ निजी हाथों में नहीं दिया जाएगा। ये मोटे मोटे तौर पे समाजवाद का अर्थ है। यानी कि जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हो कि बसेस चलती हैं तो प्राइवेट बसेस भी होती हैं, सरकारी बस होती हैं। सरकारी बस पे सरकार का नियंत्रण होता है और मतलब हर चीज़ के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति होगी। ये समाजवादी व्यवस्था का अर्थ है। सारा कुछ निजी हाथों में नहीं दिया जाएगा। तीसरा, पंथ निरपेक्ष यानी भारत की जो सरकार होगी, भारत की जो सरकारी संस्थाएं होंगी वो किसी धर्म के तरफ झुकी हुई नहीं होगी और सरकार का खुद का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कुछ धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक यानी जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे। ठीक है। और गणराज्य का मतलब इंग्लिश में गणराज्य को बोलते हैं रिपब्लिक, यानी पब्लिक इलेक्ट करेगी
जो शासन प्रमुख होगा, है ना, जो राज्य का प्रमुख होगा, हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राष्ट्रपति, वो रिपब्लिक यानी कि जनता के द्वारा वो चुना जाएगा। ये ऐसा हमको देश बनाना है। तो ऐसा देश बन जाएगा। देश बनने के बाद आते हैं नागरिक, पहले नेशन, इसके बाद सिटीजन। तो सिटीजन्स को भी हम क्या देने वाले हैं अपने संविधान के द्वारा? तो सिटीजन्स को हम देंगे न्याय देंगे, यानी कि जस्टिस देंगे। जस्टिस कौन किस किस टाइप का देगा? 3 तरीके का न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय मिलेगा, यानी कि सामाजिक जो अन्याय है, यानी कि जाति प्रथा है, जाति के आधार पर किसी को पीछे रखना, लिंग के आधार पर पीछे रखना, समाज के अंदर रहते हुए लोगों के बीच में भेदभाव करना, समाज के और पर रहते हुए लोगों में स्तरीकरण कर लेना, तुम ऊँचे तुम नीचे, इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो ये स्थिति कहलाएगी सामाजिक न्याय की स्थिति। इसके बाद आएंगे दूसरी बात पे हम आएंगे आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली ना हो जाए किसी दूसरे व्यक्ति का शरीर खरीद ले, किसी दूसरे व्यक्ति की अंतरात्मा खरीद ले, और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी ना हो कि उसको अपना शरीर बेचने की ज़रूरत पड़ जाए, अपनी अंतरात्मा बेचने की ज़रूरत पड़ जाए। ये स्थिति कहलाती है आर्थिक न्याय। यानी कि सभी व्यक्तियों का आर्थिक हित सुनिश्चित किया जाएगा, न्यूनतम आवश्यकताएं सबकी पूरी हों, सबको अच्छे आर्थिक अवसर प्राप्त हों, ये सुनिश्चित किया जाएगा। राजनीतिक न्याय, सब लोगों के राजनीतिक अधिकार सुरक्षित रहें, लोगों को वोट डालने का अधिकार सुरक्षित रहे, लोगों का चुनाव में लड़ने का अधिकार सुरक्षित रहे, लोगों को अपने साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध करने का अधिकार सुरक्षित रहे, लोकतांत्रिक ताने बाने के बीच में। तो ये चीज़ हो जाती है राजनीतिक न्याय। तो 3 तरीके के न्याय सुनिश्चित करेंगे भारत के संविधान जब बन जाएगा तो। इसके बाद आती है स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी। स्वतंत्रता मतलब कुछ काम करने की आज़ादी। तो क्या क्या करने की आज़ादी देता है संविधान? भारत का संविधान जब अपने मूल तरीके से लागू होगा तो ऐसी आज़ादियाँ लोगों को मिलेंगी। क्या मिलेगा? विचार की आज़ादी, कुछ भी सोच सकता है व्यक्ति, किसी के सोचने पे पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो उसने सोच रखा है उसको अभिव्यक्त भी करेगा, जो सोचेगा उसको कहेगा सबके लिए। तो ये हो जाती है अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी में एक चीज़ और निहित है, जानकारी प्राप्त करने की आज़ादी। क्योंकि जब हम अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, निष्पक्ष जानकारी, एकदम हर तरीके के ज्ञान तक हमारी पहुँच होगी, तभी तो हम अच्छा सोच पाएंगे, तभी हम अच्छा अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रताएँ हैं उनका निर्माणात्मक तौर पे या पॉजिटिव वे में इस्तेमाल हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जानकारी प्राप्त करने की भी आज़ादी है। विश्वास की आज़ादी, कुछ कोई विचार है, किसी की अभिव्यक्ति है, वो हमें अच्छी लगी तो हम उसको उस पर विश्वास करेंगे, हमको कोई रोकेगा नहीं इस चीज़ के लिए। धर्म की आज़ादी, हम अपने धर्म का पालन करेंगे, हम ये मानेंगे कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारी कुछ मान्यताएँ हैं धर्म की, उनको हम सच मानेंगे, इस बात की भी आज़ादी है हमें। उपासना की आज़ादी, हम किस तरीके से पूजा करेंगे, किस तरीके से अपने आराध्य का स्मरण करेंगे, इन चीज़ों के लिए भी हम आज़ाद रहेंगे। तो ये 5 तरीके की स्वतंत्रताएँ हमें मिल जाएंगी। समता, समता यानी बराबरी। कहाँ का बराबरी? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी कि एक अच्छे से अच्छा पद प्राप्त कर लेना, अच्छी स्थिति प्राप्त कर लेना। तो सबको इस बात की बराबरी होगी कि बड़े से बड़ा पद प्राप्त करे। हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो राष्ट्रपति बने, हर व्यक्ति को आज़ादी है वो पायलट बने, डॉक्टर बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, मंत्रिमंडल का सदस्य बने, सीए बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। तो हर कोई भी पद धारण करने के लिए कोई गैर बराबरी नहीं होगी। अवसरों की समता, हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले, हर व्यक्ति को अवसर मिले, मौके मिलें आगे बढ़ने के, अपना आर्थिक विकास करने का, अपना बौद्धिक विकास करने का। तो इन सब चीज़ों में समता रहेगी। यानी किसी को अगर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी है और किसी को अवसरों की प्राप्ति करनी है तो सरकार, राज्य की संस्थाएं ये प्रयास करेंगी कि हर व्यक्ति को अवसरों की बराबर समता मिले। इसके बाद ये लिखा है प्राप्त करने के लिए ये सारी चीज़ें प्राप्त करानी है। भारत को क्या प्राप्त करानी है? प्रभुत्व संपन्न बनाना है, समाजवादी बनाना है, पंथनिरपेक्ष बनाना है, लोकतंत्र का मूल गणराज्य बनाना है, ठीक है। और नागरिकों को न्याय दिलाना है, स्वतंत्रताएँ दिलानी है और समताएँ दिलानी है, इतनी टाइप की। उन सब में और क्या करना है? व्यक्तित्व की गरिमा भी स्थापित करना है। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा होती है ना, किसी व्यक्ति को किसी से कमतर नहीं माना जाए, हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा की जाए। और राष्ट्र की एकता यानी कि देश की यूनिटी, मतलब देश टूटे ना, अलगाव की प्रवृत्ति ना हो देश में, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, आर्थिक आधार पे लोग एक दूसरे से दूर ना जाएं, लोग दूसरों के आसपास आएँ। अखंडता, अखंडता मतलब यही कि भारत को तोड़ा ना जा सके, है ना। तो इस तोड़े जाने वाली हर प्रवृत्ति को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, ये भी संविधान का उद्देश्य है। और ये सब कैसे सुनिश्चित होगा? बंधुता बढ़ने से। बंधुता मतलब भाईचारा। जब सब लोगों में भाईचारा बढ़ेगा तो अपने आप एकता और अखंडता की स्थिति आ ही जाएगी। दो लोगों के बीच में भाईचारा है तो कोई आके उनसे कहेगा कि तुम लोग अलग हो जाओ तो वो मना कर देंगे, यानी अखंडता की स्थिति प्राप्त हो गई। और जब सब लोग
ऐसे 1 2 3 4 5 सब लोग एक साथ रहेंगे तो एक राष्ट्र के तौर पे हम लोग शक्तिशाली बन जाएंगे। और जब राष्ट्र के तौर पे शक्तिशाली बन जाएंगे, लोग आपस में भाईचारे से रहेंगे, तो हर व्यक्ति का एक दूसरा व्यक्ति सम्मान करेगा, तो व्यक्तित्व की, हर व्यक्ति की गरिमा की भी स्थापना हो जाएगी। तो इस तरीके से बंधुता महत्वपूर्ण है ना। तो इस प्रकार की बंधुता लाने का भी प्रयास हम लोग करेंगे, और ऐसी बंधुता जिसके चलते भारत के हर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो जाएगी और देश की एकता सुनिश्चित हो जाएगी, और देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ प्रभावशाली नहीं रह पाएंगी। ऐसी स्थिति भी हमें पाना है, ठीक है। और ये सब करने के लिए हमारी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने जो है इस संविधान को एक्सेप्ट कर लिया, इनेक्ट कर लिया और अपने आप को प्रदान भी कर दिया। अंगीकृत करना मतलब हमने स्वीकार कर लिया कि ये हमारा संविधान है। अधिनियमित मतलब उसको कानून का दर्जा दे दिया गया। आत्मार्पित मतलब अब हम सब लोगों ने इस संविधान के नियमों को अपने ऊपर लागू कर दिया है, अब सबको इसका पालन करना पड़ेगा। तो पेज एक पन्ना हम लोगों ने निपटा लिया है। ये हम लोगों ने भारत की संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल को कवर कर लिया है। इसमें दिए गए शब्दों को भी क्लियर कर लिया है। तो सवाल कैसे पूछे जाते हैं? सवाल ऐसे पूछ लिया जाएगा कि भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या क्या दिया गया है ना, किस कौन कौन से शब्द हैं। ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष और ऑप्शन डी कुछ ऐसा दे देंगे, या दे देंगे धर्मनिरपेक्ष, या दे देंगे धर्मतंत्र, कुछ भी दे देंगे। तो उसको हम लोगों को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऐसे ही न्याय दे देंगे, कौन कौन से न्याय नहीं थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और चौथा ऑप्शन दे देंगे मनोवैज्ञानिक न्याय। ऐसे स्वतंत्रताएं भी दे देंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इसकी स्वतंत्रता और समता भी दे देंगे। तो इस तरीके से सवाल इससे बन पाएंगे। कब अंगीकृत अधिनियमित आमर्पित कब किया? 26 नवंबर 1949 की जगह दूसरी डेट दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें बन गई। तो हम लोग भारत के संविधान को हमने समझ लिया है, भारत के संविधान की उद्देशिका को यानी प्रियम्बल को हम लोगों ने समझ लिया है। आज हमने शुरुआत की है, अभी रात में बैठ के हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग समझते हुए धीरे धीरे सारा संविधान को क्लियर करने का प्रयास करेंगे।